एक भाई की जुबानी सच्ची कहानी। गुलाम जलील, मरहूम नसीरुद्दीन का भाई। ये कहानी साल 1997 की है, मगर मेरे दिल में ऐसी गहराई से नक्श है जैसे कल की बात हो। वक्त थम सा गया था और वो लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। सर्द हवाएं, बर्फ की सफेद चादर और वो चीख जो अब तक मेरी रगों में गूंजती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि एक पूरे खानदान की, एक माँ की दुआओं की और एक भाई की जुदाई की दास्तान है। कोहिस्तान की कच्ची बस्तियां। हम गुलाम जलील और मेरा छोटा भाई नसीरुद्दीन कोहिस्तान के इलाके सुपट के रिहायशी थे। हमारा गांव जो पहाड़ों की गोद में बसा है, खूबसूरत मगर कट्ठन जिंदगी से भरपूर था। हमारे आबाओ अजदाद ने यहाँ सदियों से जिंदगी गुजारी, लेकिन 1990 की दहाई में हमारे खानदान पर एक ऐसी खानदानी दुश्मनी का साया पड़ा जिसने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया। ये दुश्मनी कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये खून की प्यास थी जो हर पल हमारी जान को खतरे में डालती थी। गोलियों की गूंज, छुपकर हमलों का खौफ और हर वक्त चौकना रहने की मजबूरी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हम दोनों भाई एक दूसरे के साये की तरह थे। नसीरुद्दीन जो मुझसे 3 साल छोटा था, हुनरमंद, निडर और जिंदगी से भरपूर इंसान था। वो घोड़ों को इस तरह हाँकता जैसे वो उसके रग और पैर में शामिल हों। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका बेखौफ अंदाज हर मुश्किल हालात में भी हमें हौसला देता था। लेकिन इस दुश्मनी ने हमें एक दिन अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। वो मनहूस दिन 1997 की एक सर्द सुबह हमें इत्तला मिली कि दुश्मन हमारी नक्ल हरकत जान चुका है। वो हमारे ताक़ुब में था और हमें निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। हमारे पास वक्त कम था। हमने जल्दी से जरूरी सामान बांधा, कुछ कपड़े, खुश्क खुराक और अपने हथियार। हमारा इरादा था कि सुपट से निकलकर कागान, नारान और फिर वादी लीदी के खतरनाक रास्तों से होते हुए किसी महफूज जगह पहुंचे। ये रास्ता बर्फानी ग्लेशियर्स, खड़ी चट्टानों और गहरी वादियों से भरा था। सर्दी इतनी शदीद थी कि हर सांस मुंजमद होती महसूस होती थी। हम दोनों अपने घोड़ों पर सवार थे। नसीर अपने घोड़े को हल्का सा हुंका रहा था और हंसते हुए कहता, भाईजान, दुश्मन हमें ढूंढता रहेगा, हम तो चोटियां पार कर रहे हैं। मैं उसकी हंसी देखकर अपने खौफ को भूल जाता था, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर न चल सकी। वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया। जब हम वादी लेदी के करीब पहुंचे तो अचानक हमें दूर से कुछ मशकूक हरकतें दिखाई दी। हमें लगा कि दुश्मन हमारे पीछे आ गया है। हमने घोड़ों को तेजी से दौड़ाया। बर्फानी ग्लेशियर्स पर घोड़ों का दौड़ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और चारा न था। बर्फ की नरम सतह, नीचे छपी गहरी दरारें और हर तरफ सफेद मौत का बसीरा था। चंद लम्हों बाद वो लम्हा आया जो मेरी जिंदगी का बदतरीन लम्हा बन गया। नसीर का घोड़ा एक नरम बर्फीली सतह पर कदम रखते ही धंस गया। मैंने देखा कि वो एक सेकंड के लिए तवाजुन बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर वो और उसका घोड़ा दोनों एक गहरी दरार में गायब हो गए। बस एक चीख सुनाई दी, भाईजान, और फिर खामोशी। मैंने घोड़े से छलांग लगाई और इस जगह की तरफ भागा जहां वो गायब हुआ था। बर्फ पर घुटनों के बल गिरकर मैंने इस दरार को देखा। वो इतनी गहरी थी कि उसका सरा नजर न आता था, सिर्फ अंधेरा और सर्दी की लपेट में एक खौफनाक खामोशी। मैं चीखता रहा, नसीरो, आवाज दो बेटा, कहीं तो हो। लेकिन कोई जवाब ना आया। मेरी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आती थी, जैसे मेरा दुख मेरा ही मजाक उड़ा रहा हो। नाकाम तलाश में वापस गांव पहुंचा और सबको इत्तला दी। हमारे वालिद, अब्बा जान, जो उस वक्त जिंदा थे, ये सुनकर टूट गए। अगले ही दिन हमने 100 फीट लंबी रस्सी, हार्ट कर, लॉलटेन और कुछ मकामी चरवाहों की मदद से इसी मकाम पर वापसी की। अब्बा जान ने खुद को रस्सी से बांधा और इस दरार में उतरने की कोशिश की। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में खौफ भी। वो कई घंटों तक वहां रहे, लेकिन ना नसीर मिला, ना उसका घोड़ा। हमने कई दिन वहीं कैंप लगाया, बर्फ खोदी, आवाजें दी, लेकिन जैसे जमीन ने
नसीर को निगल लिया था। आखिरकार हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मेरी माँ, जो नसीर की माँ भी थी, उस दिन के बाद कभी नहीं हंसी। वो हर रात नसीर का कंबल छाती से लगाकर सोती और दुआ मांगती, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा मर चुका है तो इसकी मैयत हमें दिखा दे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। हमने जिंदगी को जैसे जबरदस्ती घसीटना शुरू कर दिया। हर साल नसीर का जन्मदिन आता और माँ की आंखें पत्थर की तरह खुश्क हो जाती। वो दुआ मांगती, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खालीपन होता था। अब्बा जान भी चंद साल बाद उस दुख को बर्दाश्त ना कर सके और चल बसे। हमने सोचा था कि शायद नसीर की मैयत कभी न मिले, शायद वो हमेशा के लिए बर्फ की इस कब्र में दफन रह जाए, लेकिन अल्लाह के फैसले कुछ और थे। 28 साल बाद, ये 2025 का साल था, एक दिन मकामी चरवाहों ने हमें इत्तला दी कि वादी लेदी के ग्लेशियर में एक इंसानी लाश मिली है। जब हमें तस्वीर भेजी गई तो मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में दिखने वाले जिस्म पर पुराने तर्ज के कपड़े थे। जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल सलामत था, लेकिन चेहरा जुज़वी तौर पर मुतासिर था। लेकिन एक चीज ने मेरी सांस रोक दी। उसकी जेब में मिलने वाला शनाख्ती कार्ड। नाम था नसीरुद्दीन बिन अब्दुल रशीद। साथ में एक छोटी सी कंघी, नस्वार की डिब्बी और बाल कतरने वाला आला भी मिला। वही चीजें जो नसीर हमेशा अपनी जेब में रखता था। मैं बैठे बैठे रो पड़ा। ये वही नसीर था, मेरा भाई, जो 28 साल से बर्फ की कब्र में दफन था। कामी लोगों ने उस लाश को बर्फ से निकालकर अमानतन दफन किया था। हमने फैसला किया कि ये सफर हमें खुद मुकम्मल करना है। हमने गांव से कुछ मर्द भेजे ताकि वो नसीर की मैयत को वसूल करें और उसे हमारे गांव गाजियाबाद ले आएं, जहां हमारा आबाई कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान जहां हमारे माँ बाप दफन हैं, वही नसीर का आखिरी ठिकाना होगा। हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हमें लगता है कि उसकी रूह ये सब देख रही होगी। उसका बेटा, जिसके लिए वो हर रात दुआ मांगती थी, बिलाखिर वापस लौट आया। 28 साल बर्फ की कब्र में दफन रहने के बाद आज जब हम नसीर की मैयत को दफन कहेंगे तो हमें लगेगा कि वो आज ही फौत हुआ है। वक्त की कैद से आजाद इसकी मैयत ने माँ की दुआओं और हमारे सब्र का सिला दे दिया। ये सिर्फ एक मैयत की वापसी नहीं, बल्कि यादों, दुआओं और बेआवाज आहों की फतह है। नसीर, मेरा भाई, अब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उसकी कहानी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।